नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा को हमने प्रारंभ किया था और महाराणा कुंभा के काल को हमने जो है मेवाड़ इतिहास में स्वर्ण काल की दृष्टि से पढ़ा था। उसमें हमने महाराणा कुंभा को 3 भागों में बांट करके देखा, युद्ध और प्रमुख संधियाँ। उन प्रमुख संधियों की बात करें तो 2 प्रमुख संधियाँ महाराणा कुंभा की हमने देखी थी, एक आंवल बांवल की संधि और एक चंपानेर की संधि। आंवल बांवल की संधि 1453 के आसपास की थी और चंपानेर की संधि 1456 के आसपास थी। मालवा और गुजरात 2 शासकों ने मिलकर के आपस में महाराणा कुंभा के खिलाफ उस संधि को किया था और महाराणा कुंभा को हराने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद प्रमुख युद्धों में हमने एक सारंगपुर का युद्ध देखा, जिसमें महाराणा कुंभा ने जो है मेवाड़ के महमूद खिलजी को हराया। महमूद खिलजी महाराणा कुंभा पर 5 बार आक्रमण करता है और 5 बार वह सफल नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ हमने महाराणा कुंभा के संदर्भ में कुछ और चीज़ें भी देखी थी युद्धों में, जिसमें उन्होंने नागौर का अभियान किया था। इसके अलावा गुजरात के शासकों को भी उन्होंने संयुक्त रूप की सेनाओं के युद्ध में उन्होंने हराया था। तो कुंभा के युद्ध की दृष्टि से महाराणा कुंभा का काल अच्छा रहा। दूसरे लिहाज से हमने स्थापत्य कला को देखा था। स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा के अपन ने प्रमुख किलों को देखा। किलों की बात करें तो हमने वैसे तो श्यामल दास के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 किले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। उन 32 किलों में से हमने कुछ प्रमुख किलों को देखा था, जिसके अंदर अचलगढ़ का दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट का दुर्ग, बेराट का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और महत्वपूर्ण किला देखा कुंभलगढ़ का दुर्ग। कल अपन ने जो भोमट का दुर्ग और बेराट का दुर्ग पढ़ा था, बेराट का दुर्ग भीलवाड़ा जिले में है और भोमट का दुर्ग कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि वो मेवाड़ की पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिहाज से बनाया गया था। कई जगह इसका उदाहरण जो है बाड़मेर में मिलता है। मैंने भीलवाड़ा लिखा था, उसको करेक्शन करना भाई, भोमट दुर्ग बाड़मेर में है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा था, ये भी हमने पढ़ा था। और साथ में कुंभलगढ़ दुर्ग में का पूरा निर्माण जो महाराणा कुंभा ने करवाया था, मंडन उसका शिल्पी था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। साथ ही साथ सारंगपुर की युद्ध के बाद में स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान का एक उत्कृष्ट जो स्मारक है वो विजय स्तंभ था। उस विजय स्तंभ के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो आप वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इसका एक पार्ट रह गया था महाराणा कुंभा की साहित्यिक रचनाएं, या यूं कह दीजिए महाराणा कुंभा का विद्यानुराग। हमने विजय स्तंभ प्रशस्ति पढ़ी थी। विजय स्तंभ प्रशस्ति में हमने देखा था कि महाराणा कुंभा जो है के वंशजों का इतिहास उसमें लिखा गया और उसमें महाराणा कुंभा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है उसके अनुसार। और एकलिंग महात्म्य के अनुसार देखें तो महाराणा कुंभा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो वेद, मीमांसा, स्मृति आदि कई सारी विद्याओं में दक्ष था और ख़ास तौर से संगीत के बारे में भी उनको बहुत विशिष्ट ज्ञान था। संगीत पर वो कई सारे ग्रंथ लिखता है। उसके दरबार में कई सारे विद्वान भी मौजूद थे। उन विद्वानों पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो उनको हम थोड़ा सा बारी बारी से परीक्षा के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से पूछी जा सकती है उस पर हम बात करेंगे। देखो, यदि अपन महाराणा कुंभा के संगीत के बारे में बात करें, महाराणा कुंभा के संगीत के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे, संगीत गुरु की बात करें तो संगीत गुरु जो हैं, देखो संगीत की हम बात कर रहे हैं और महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु हैं एक तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा महाराणा कुंभा की संगीत से संदर्भित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, इस पर बात करेंगे। संगीत रचनाएं महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु, तो संगीत का नाम स से शुरू होता है तो वो उनका नाम मिलेगा सारंगदेव। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम मिलेगा सारंगदेव या सारंग व्यास भी उनका नाम मिलता है। इसके अलावा यदि अपन संगीत से प्रमुख रचनाएं जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने स्वयं की थी, तो उन रचनाओं में अपन को 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मिलेगी। एक का नाम मिलेगा आपको शूड प्रबंध, महाराणा कुंभा का यह ग्रंथ संगीत से संदर्भित है। एक और रचना मिलेगी, इसका नाम है संगीत राज। एक और ग्रंथ मिलेगा, इसका नाम मिलेगा संगीत मीमांसा। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा ने खुद लिखे और संगीत से जुड़ा हुआ है, संगीत मीमांसा। इन ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट यदि ग्रंथ हैं तो वो ग्रंथ है संगीत राज ग्रंथ।
कहते हैं इस संगीत राज ग्रंथ, और परीक्षा में पूछ लेता है एक बार कि संगीत राज के भाग कितने हैं, तो ये जो संगीत राज हैं कुल मिलाकर के 5 भागों में लिखा हुआ है। उन 5 भागों के यदि हम नाम भी देखें तो इस तरह से हो सकते हैं, जैसे इसका एक नाम हो सकता नहीं है पाठ्य रत्नकोश, दूसरा जो नाम मिलेगा आपको पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, वाद्य है ये वाद्य रत्नकोश, और एक नाम मिलेगा रस रत्नकोश, रस रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और गीत रत्नकोश। ये इस संगीत राज के प्रमुख 5 भाग हैं जो भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि संगीत राज के भाग कितने हैं, तो अब ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से संगीत राज का भाग कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ तक देखा। इसके अलावा महाराणा कुंभा की संगीत से संदर्भित एक टीका भी है। संगीत पर एक उन्होंने टीका लिखी थी, सारंग देव जो इनके संगीत गुरु हैं वो तो है ही हैं। एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। ध्यान रखना, प्रश्न यदि वो संगीत के ग्रंथों से फंसाएगा तो यहीं से फंसाएगा, क्योंकि वो 4 ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ संगीत का ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है, तो नहीं है। रचित रचना की बात करेंगे तो ये 3 तो हैं, और संगीत रत्नाकर महाराणा कुंभा का रचा हुआ नहीं है। इसकी महाराणा कुंभा ने व्याख्या की थी, इस पर टीका लिखी थी, ये भी बात अपने को ध्यान में रखना है। इस संगीत रत्नाकर की उन्होंने क्या की थी, व्याख्या की थी, या यूं कह दीजिए टीका लिखी थी। टीका या व्याख्या दोनों एक ही चीज़ हो सकती है। टीका का मतलब होता है उस ग्रंथ को पढ़ करके उसके बारे में अपना विश्लेषण देना कि क्या सही था क्या गलत था, तो वो व्याख्या या टीका कहलाती है। तो ये भी संगीत रत्नाकर से ही संदर्भित हैं, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो, संगीत से संदर्भित ये चीज़ होगी। एक और होता है कि महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी, महाराणा कुंभा की एक पुत्री, और पुत्री का नाम मिलता है रमाबाई। महाराणा कुंभा की जो पुत्री रमाबाई हैं, वो रमाबाई की एक उपाधि मिलती है, वह है वागीश्वरी। वागीश्वरी ये भी महत्वपूर्ण है कि महाराणा कुंभ, और ये भी किस क्षेत्र में थी, संगीत के क्षेत्र से इसका संबंध था, संगीत से। तो महाराणा कुंभा की जो पुत्री हैं वो संगीत में विशेष रुचि रखती थी, और इस कारण उनको वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। ये भी बात हम विशेष रूप से इसमें ध्यान रखेंगे। तो संगीत से संदर्भित महाराणा कुंभा के गुरु का नाम सारंग देव या सारंग व्यास हो गया। 3 संगीत के प्रमुख ग्रंथ हो गए, संगीत सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत राज, और संगीत राज के भाग हो गए कुल 5, पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। इसके अलावा एक ग्रंथ मिलता है, इसका नाम है संगीत रत्नाकर, जिसकी जो है व्याख्या महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। ये भी बात अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी, इसका नाम मिलता है रमाबाई, या जिसकी एक उपाधि थी वागीश्वरी, और ये भी जो है संगीत से जुड़ी हुई थी। महाराणा कुंभा के संगीत के अलावा महाराणा कुंभा ने अन्य क्षेत्रों में भी कुछ ग्रंथों की रचना की थी। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। संगीत से इतर भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो महाराणा कुंभा रचित अन्य ग्रंथ, अन्य रचना या ग्रंथ कह दीजिए, इसमें यदि अपन महत्वपूर्ण रूप से एक ग्रंथ है, ये कामशास्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ था, जिसका नाम मिलता है कामराज रतिसार। इस पुस्तक का नाम मिलेगा कामराज रतिसार। ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित काम शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके अलावा देखो, महाराणा कुंभा ने कुछ टीकाएं लिखी थी। एक टीका के बारे में हम बात कर चुके हैं। उन टीकाओं में एक कवि हुए हैं जयदेव। जयदेव जो कवि हुए हैं, उनका ग्रंथ है गीत गोविंद, और इस गीत गोविंद पर उन्होंने टीका लिखी है। उस टीका का नाम मिलता है रसिक प्रिया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया रसिक प्रिया जो टीका है वो किस ग्रंथ पे लिखी है, तो अपने को ध्यान रखना है गीत गोविंद पर उन्होंने टीका लिखी है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ है चंडी शतक।
इस चंडी शतक के जो लेखक मिलते हैं उन लेखक का नाम है, ध्यान रखना, बाण भट्ट। ये संस्कृत साहित्य के बहुत उद्भट विद्वानों में से एक हैं बाण भट्ट। संस्कृत साहित्य को 3 भागों में बांट करके देखते हैं, गद्य, पद्य और मिश्रित। तो बाण भट्ट जो है वो गद्य के बहुत माने हुए कवि या साहित्यकार हैं। और बाण भट्ट का जो ग्रंथ है सबसे प्रमुख हस्तचरित्र है, दूसरा कादम्बरी है, और एक ग्रंथ मिलता है चंडी शतक। तो चंडी शतक की भी उन्होंने क्या की थी, व्याख्या की थी, या यूं कह दीजिए टीका लिखी थी। व्याख्या या टीका लिखने का काम महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। तो इस तरह से, और एक टीका अपन ने ऊपर संगीत रत्नाकर पे लिखी थी, ये भी अपन एक बार वापस फिर से मेंशन करें, संगीत रत्नाकर पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका। तो ये 3 टीकाओं से संदर्भित बात हो गई है। इसके अलावा देखो महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथों में तो ये हो गए। यदि अपन उनके दरबारी विद्वानों की बात करें महाराणा कुंभा के, तो दरबारी विद्वानों में मिलेगा अपने को, दरबारी विद्वानों में कई सारे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है मंडन। कुंभा के अन्य दरबारी, यूं कह दीजिए दरबारी कवि कौन कौन है, उनके दरबार में कौन कौन रहते थे, तो एक सबसे महत्वपूर्ण नाम मिलता है मंडन। और मंडन महाराणा कुंभा का क्या था, शिल्पी था। ये पहले अपन ने देख चुके हैं। इस मंडन ने जो है हमने देखा था कि महाराणा कुंभा के मंडन जो थे वो प्रमुख शिल्पी थे, और कुंभलगढ़ किले का निर्माण में और बाकी अन्य किलों के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके अलावा मंडन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, परीक्षा में हमें उनको ध्यान रखना है। प्रमुख ग्रंथों में देखो इनका मिलेगा राजवल्लभ, प्रमुख ग्रंथ मिलेगा राजवल्लभ। इसके अलावा वास्तु मंडन, इनका एक ग्रंथ मिलेगा वास्तु मंडन। मंडन के और भी प्रमुख ग्रंथ मिल सकते हैं, राजवल्लभ मिलेगा, वास्तु मंडन मिलेगा। इसके अलावा एक मिलेगा कोदंड मंडन, कोदंड मंडन, यानी उसमें इसके जो ग्रंथ हैं उनमें अधिकांश में मंडन मंडन मिलेगा, कुछ के पीछे वल्लभ लगा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तु मंडन, मंडन का ग्रंथ, और एक ग्रंथ की बार अभी मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा, वास्तु मंजरी, उनका संबंध अलग से है। देखो मंडन का एक भाई था जिसका नाम मिलता है नाथा। मंडन के एक भाई हैं, मंडन का भाई, और इसका नाम मिलता है नाथा। नाथा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार वो इस तरह से 3 ग्रंथ इसका देगा और 3 एक ग्रंथ ये दे देगा, और प्रश्न यूं पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मंडन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो ये नाथा का है वास्तु मंजरी, और वास्तु मंडन है किसका, मंडन का है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, उन व्यक्ति का नाम है गोविंद, और ये जो गोविंद है, गोविंद मंडन के पुत्र थे, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी मंडन का जो पुत्र था ये भी बहुत अच्छा शिल्पी था, और शिल्पी होने के साथ साथ ये कई इसने पुस्तकें भी लिखी थी। यदि इसकी पुस्तकों की बात करें, उसमें एक सर्वाधिक पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम मिलता है कला निधि। पुस्तक का नाम मिलेगा कला निधि। एक पुस्तक का नाम मिलेगा उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कला निधि और उद्धार धोरिणी। देखो यदि अपन यहाँ पर तीनों जो हैं वो शिल्पी से संदर्भित काम करते हैं। मंडन जो शिल्पी था, राजवल्लभ, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, ऐसे मंडन नाम से इसके 10-12 कई सारे ग्रंथ अपने 3 प्रमुख अपने को याद रख लेने हैं। इनको याद रखने से यदि प्रश्न वो फंसाएगा तो इस तरह से फंसाएगा, कम से कम इन दोनों की जो ग्रंथ रचनाएं वो याद रख लोगे तो इनकी और दूसरी भी पूछेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 3 याद हो जाएगी तो खूब है। तो नाथा का है वास्तु मंजरी, इसको अच्छे तरह से कनेक्ट रखना, और गोविंद का है कला निधि, उद्धार धोरिणी। एक ग्रंथ इसका वैसे और मिलता है, यदि अपन गोविंद का देखें तो तीनों में से एक का नाम मिलेगा द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। ये 3 प्रमुख ग्रंथ आप याद रख लीजिए, पर्याप्त है। इस तरह से इसके दरबारियों में मंडन, नाथा और गोविंद 3 हो गए। और अन्य यदि व्यक्तियों की बात करें अन्य में, तो इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था, दरबारी कवि। ध्यान दें ये कवि नहीं थे, ये शिल्पी थे। तो दरबारी कवि या लेखक जो है वो मिलेगा आपको, उसका महत्वपूर्ण नाम है, कई पुस्तकों में इसका नाम मिल जाएगा कान्नड़ व्यास। दरबारी जो है इसका नाम मिलेगा कान्नड़ व्यास, और इसकी महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो मिलेगी आपको एक लिंग महात्म्य, एक लिंग
महात्म्य। ये जो एकलिंग महात्म्य है इसमें मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास लिखा गया है। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य की भाषा जो है वो संस्कृत है। कहते हैं कि एकलिंग महात्म्य के भाग 2 थे, उनमें से एक भाग की रचना खुद महाराणा कुंभा ने की है और एक भाग की रचना जो है कान्नड़ व्यास ने की है। राज प्रवास या राजभाग से जो इसका एक भाग मिलता है वो खुद महाराणा कुंभा ने लिखा था। तो इसके लेखक में आपको कुंभा भी ध्यान रखना है और इसके जो प्रमुख लेखक है वो कान्नड़ व्यास हैं। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो अन्य इनके एक दरबारी कवि थे अन्य में, जिनका नाम मिलता है आपको कवि मेह। कवि मेह, इस मेह ने एक प्रमुख, देखो इसका दरबारी तो नहीं था लेकिन ये इसका समकालीन था और ये इसने कई सारी जो रचनाएं लिखी और कई सारी जो इसने स्थापत्य कला के निर्माण करे उनके दरमियान भी ये वहाँ मौजूद था और ये उसका काल का मिल सकता है। प्रश्न यूँ बढ़ सकता है कि निम्न में से कौन सा कुंभकालीन है और नहीं है, तो एक कवि मेह मिलेगा और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ मिलेगा तीर्थमाला। तीर्थमाला जिसमें लगभग 120 तीर्थों का उल्लेख किया गया है कवि मेह। इसके अलावा और यदि साहित्यकारों की यदि बात करें तो एक कवि या एक कवि मिलते हैं जिनका नाम मिलेगा, ये बड़े महत्वपूर्ण है, हीरानंद मुनि। प्रमुख नाम है हीरानंद मुनि। कहते हैं कि हीरानंद मुनि चित्रकला के प्रमुख कवि थे, चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने कई अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की। और ये हीरानंद मुनि जो हैं, ये हीरानंद मुनि कुंभा के भी गुरु थे, कुंभा के चित्रकारिता के गुरु थे, चित्रकला गुरु भी होते थे। देखो संगीत जो गुरु हैं वो अपने पहले देख लिया। इसके अलावा हीरानंद मुनि जो हैं ये भी कुंभा के चित्रकला से संबंधित गुरु थे। हीरानंद के अलावा देखो और कुछ जैन मुनियों के या इतिहासकारों के नाम मिलते हैं। जैसे देखो एक जैन की यदि वो बात करें, जैन मुनियों की बात करें या जैन साहित्य से संदर्भित प्रमुख ग्रंथ, क्योंकि प्रश्न वो यहाँ पर भी फंसा सकता है। जैसे एक नाम मिलेगा सुंदर सूरी, एक नाम मिलेगा टिल्ला भट्ट, इस तरह के नाम आपको मिल जाएंगे। एक मिलेगा मणि शंकर सूरी, एक मिलेगा सुंदर सूरी हो गया, सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, मणि शंकर सूरी। इस तरह के जयचंद्र सूरी भी एक प्रमुख कवि हैं, जयचंद्र सूरी। ये भी इनके दरबार के आसपास का, इनके शासनकाल के आसपास का एक महत्वपूर्ण जैन कवि हुआ करता था। तो इस तरह से कुछ एक जैन मुनियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनके चित्रकला के गुरु हीरानंद मुनि हो गए। इसके अलावा एक इनसे संबंधित या इनके काल से संबंधित एक कवि मेह है जिनकी रचना तीर्थमाला, इसमें 120 तीर्थों का उल्लेख किया गया। इनके प्रमुख दरबारी कवि जो है साहित्यकार है वो कान्नड़ व्यास हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है एकलिंग महात्म्य, जिसकी भाषा संस्कृत है और कई जगह उल्लेख मिलता है कि इसके एक भाग की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। ये भी अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने 3 दरबारियों में जो शिल्पी थे उनमें एक मंडन था और मंडन का भाई नाता था और मंडन का एक पुत्र था, इसका नाम गोविंद है। आपको रचना इनकी विशेष रूप से याद रखनी है। गोविंद की जो रचना वो कलानिधि है, द्वार दीपिका और उदार धोरणी है। इनके अलावा नाता की जो प्रसिद्ध रचना वो वास्तु मंजरी है। बाकी इस तरह से राजवल्लभ, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन नाम से कई सारे 10-12 ग्रंथ इसके मिलते हैं। 3 अपन ने महत्वपूर्ण रूप से याद रख लिया। तो ये महाराणा कुंभा के साहित्य से संदर्भित प्रमुख भाग हो गया। इससे यदि प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे और इनको इस तरह से याद रखना था कि प्रश्न फंसे नहीं, आप आराम से निकाल लो। क्योंकि अपन जब अलग अलग पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत रह जाती है, क्योंकि वो 3 नाम दूसरा देकर के एक पूछ लेता है। साहित्य के बाद में यदि अपन बात करें, कई सारे इतिहासकारों ने, जिसमें अपन ने गौरीशंकर, हीराचंद ओझा हैं या और भी कई सारे इतिहासकार हैं, उन सभी ने जो है मुक्त कंठ से कुंभा के काल की प्रशंसा की है और खास तौर से स्थापत्य जो कला है वो उसका स्वर्ण काल महाराणा कुंभा के काल को ही माना है। लेकिन देखो महाराणा कुंभा ने इतना सब कुछ अच्छा किया लेकिन उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं महाराणा कुंभा का जो पुत्र था, इस पुत्र का नाम मिलता है उदा। तो ये जो उदा था, महाराणा कुंभा के पुत्र 2 थे, एक का नाम उदा और एक का नाम मिलेगा रायमल। हम आगे रायमल पर बात करने वाले हैं। तो कहते हैं कि 1468 ईस्वी के आसपास, 1468 ईस्वी के आसपास महाराणा कुंभा को एक रोग हो गया था। रोग का नाम होता है उन्माद। इस उन्माद
रोग का अर्थ यदि देखें तो वो मिलता है जैसे आदमी में पागलपन सवार हो जाता है। कई सारी पुस्तकों में उल्लेख है कि महाराणा कुंभा अपने वृद्धा अवस्था में जो है पागलपन के शिकार हो गए थे, बैकी बैकी बातें करते थे। तो और अंतिम समय जो उन्होंने एक कुंड था, अपने जो कुंभलगढ़ का किला पड़ा था उसमें मामदेव कुंड जो पड़ा था, उस मामदेव कुंड के आसपास ही ये बैठे रहा करते थे। तब उदा ने जो है देखा कि भाई अपना पिता जो है वो पागल भी हो गया है और हो सकता है अपने को राज मिले नहीं मिले, तो राज्य या उत्तराधिकार के चक्कर में या सिंहासन के चक्कर में या सिंहासन के लालच में आकर के उदा ने कटार घोंप करके मामदेव कुंड के पास बैठे हुए अपने पिता की जो है हत्या कर दी। और ये मेवाड़ का पहला हत्यारा कहलाया, यूं कह दीजिए, या जिसको हम कह सकते हैं पितृहंता। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन हो गया? उदा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो महाराणा कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा कर दी जाती है। और उदा के द्वारा हत्या करने के बाद में देखो अब होगा क्या, जो चित्तौड़गढ़ का जो राज्य है, उस चित्तौड़गढ़ के राज्य में इस राज्य के दो दावेदार हो गए, एक उदा हो गया, एक रायमल हो गया। और उदा ने इस चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में वो सारा षड्यंत्र रचने गया कि मैं राजा बन जाऊं। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने इस पितृहंता को राजा बनने से रोकने के लिए एक मीटिंग बुलाई और सभी ने पूर्ण सहमति के साथ इस बात पर सहमति बनाई कि हम ऐसे पितृहंता को मेवाड़ सिंहासन पर आसीन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वजों ने अपनी इस गद्दी को खून पसीने से सींचा है। हम भगवान शिव के भक्त हैं, एकलिंग जी के भक्त हैं, और एकलिंग जी के भक्तों के द्वारा इस तरह की गद्दी पर इस तरह की पितृहंता लोग यदि बैठेंगे तो यह जनता के साथ अन्याय होगा। तो उन सभी सरदारों की आपसी सहयोग से रायमल को राजा बनाना तय हुआ। तब जो है उदा यहाँ से भाग करके निकलता है और शरण में चला जाता है। अपन ने पहले पढ़ा था कुंभा का जो सबसे बड़ा दुश्मन था मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी, तो वो महमूद खिलजी की शरण में जाने के लिए महमूद खिलजी का जो पुत्र था, इसके बाद में उसका नाम मिलेगा गयासुद्दीन शाह है, गयासुद्दीन शाह है, ऐसा इसका नाम मिलेगा मांडू के सुल्तान का नाम। तो ये उसकी शरण में जाता है और उसको मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। ये मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए और इस मेवाड़ में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए गयासुद्दीन का और भी उसको कहता है उदा कि मैं तुम्हारा जो विवाह है वो अपनी पुत्री से कर दूंगा और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। ऐसा प्रयास जब कर रहा था तो देखो, एक तो पहले ही बाप की हत्या कर चुका और फिर बाप के जो दुश्मन थे उनके पास जा पहुंचा और अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी तैयार था। इतना अन्याय और इतना गिर चुका था और इतने अन्याय को ईश्वर भी सहन नहीं करता है। कहते हैं कि इस पितृहंता उदा पर जब वो इस तरह का प्रयास कर रहा था तो जंगल में बिजली गिरती और बिजली गिरने के कारण उदा की मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है तो उसके बाद रायमल का रास्ता साफ होता है और 1473 ईस्वी के आसपास, 1473 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ या मेवाड़ का जो शासक है वो बन जाता है रायमल। यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना। देखो, कुंभा का काल बहुत अच्छा निकला, अंत खराब हुआ। उदा ने अपने पिता की हत्या की और क्षण में गया मांडू के सुल्तान की, तभी उस पर बिजली गिरती और मर जाता है और रायमल को मेवाड़ का शासक बना दिया जाता है। रायमल जो मेवाड़ का शासक बनता है उस पर हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। देखो, रायमल की यदि अपन बात करें, रायमल ने वैसे मेवाड़ के इतिहास में कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो। एक तो रायमल जो है, महाराणा रायमल की यदि बात करें तो रायमल का जो शासनकाल है वो 1473 से 1509 ईस्वी मिलेगा आपको। और इसके अलावा रायमल के ने जो है एक महत्वपूर्ण काम ये किया था कि इनके जो पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, एकलिंग मंदिर, उस एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण। इसके अलावा एक और दूसरा इन्होंने काम किया, इन्होंने एक तालाब बनवाए थे। एक तालाब का नाम रमा, एक का नाम शंकर और एक का नाम है शंकर और एक का नाम मिलेगा समया संकट। ये भी मेवाड़ में चित्तौड़ के आसपास ही तालाब बनाए मेवाड़ के किसानों को जो है अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए। इसके अलावा इनकी एक रानी थी रायमल की, जिसका नाम मिलता श्रृंगार देवी।
ये हमने पढ़ा था कि जब वो आंवला बांवले की संधि हुई थी, जोधपुर के महाराजा राव जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार देवी, उसका विवाह कुंभा ने अपने पुत्र छोटे पुत्र रायमल से करवा करके संधि की थी आंवल बांवल की, और मेवाड़ मारवाड़ के लिए शांति बहाल की थी। तो ये जो श्रृंगार देवी है, इस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी खुदवाई, उस बावड़ी का नाम है गोशुंडी बावड़ी। ये परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, गोशुंडी बावड़ी। और इसका जो निर्माण हुआ वो चित्तौड़गढ़ में ही है, चित्तौड़गढ़। तो इस तरह से ये 3 बातें आपको रायमल के बारे में याद रखनी है। एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, 3 तालाब, रमा शंकर और समया संकट, और इनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी खुदवाई जिसका नाम मिलेगा गोशुंडी बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में। देखो, रायमल के बाद में महत्वपूर्ण जो शासक आएंगे वो निश्चित रूप से राणा सांगा आएंगे। राणा सांगा के संदर्भ में जो है हम बाकी की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस घटनाक्रम को हम यहीं रोकते हैं। इसमें फिर से वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। महाराणा कुंभा से संदर्भित महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं में हमने देखा, उसके संगीत से संदर्भित हमने कई सारी चीज़ें देखी। संगीत के 3 प्रमुख ग्रंथ सूड प्रबंध है, संगीत रत्नाकर उनका ग्रंथ नहीं है, संगीत राज और संगीत मीमांसा उनका ग्रंथ है, ये याद रखना। और बाकी फिर उनकी संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी थी, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनकी पुत्री रमाबाई हैं, और संगीत से संदर्भित इनकी उपाधि मिलती है अभिनव भट्टाचार्य की, वो हम पहले आपको उपाधियों में देख चुके हैं। बाकी उनके प्रमुख दरबारियों में कुछ शिल्पी है, कुछ विद्व साहित्यकार और कुछ जैन मुनि हैं, उनको भी हमने देखा। शिल्पियों में हमने मंडन देखा, मंडन का भाई नाथा, और नाथा के अलावा मंडन का जो पुत्र वो गोविंद के बारे में हमने बात की। गोविंद के प्रमुख ग्रंथ हैं उदार धोरणी, द्वार दीपिका और कलानिधि, ये 3 प्रमुख ग्रंथ आपको विशेष रूप से याद रख लेने हैं। और नाथा की जो पुस्तक है वो वास्तु मंजरी है। बाकी अन्य को में कवि मेह देखा, उस मेह की जो प्रमुख रचना वो तीर्थमाला, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। इसके अलावा कुछ जैन मुनियों का नाम हमने देखा, सुंदर सूरी है, जेब चंद्र सूरी है। इस तरह से जो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना। और एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि हमने देखा जिसका नाम था कान्नड़ व्यास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी एकलिंग मातम्य, और एकलिंग मातम्य का एक भाग महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। इन सब चीज़ों को आप परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रूप से याद रखें। ये जो टॉपिक हैं वो केवल BSTC DLED वालों के लिए ही नहीं है। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि रीट में आपका लेवल 2 है तो वहाँ पर भी कुंभा मिलेगा। पटवार भर्ती वालों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अन्य जो राजस्थान लेवल की परीक्षाएं हैं, उसमें यदि राजस्थान का इतिहास है तो निश्चित रूप से मेवाड़ के शासकों का उसमें उल्लेख मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको यथासंभव जितना परीक्षा के लिहाज से हो सकता है अपने करने की कोशिश की। इसमें यदि आपको और कोई कमी हो या कोई चीज़ दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई प्रश्न यदि आपका इसमें टॉपिक से छूटा हो तो भी उसका जवाब आगे वाले टॉपिक में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।